ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। जिनके एक इशारे पर ठहर जाती थी मुंबई, राम गोपाल वर्मा कभी आग बनाते थे तो कभी सरकार जैसी सुपरहिट फिल्में भी बनाते थे, जिसकी पहली स्क्रीन पर लिखा होता था, कईयों की तरह मैं भी द गॉडफादर से प्रेरित हूँ। लेकिन सबको पता था कि वो असल में प्रेरित किससे थे? उस कार्टूनिस्ट से जिसने शेर की सवारी करके अस्मिता का नारा देकर महाराष्ट्र की सियासत को बदल दिया था। फिल्म थी सरकार, 2005 में आई। पर्दे पर अमिताभ बच्चन, सुभाष नागड़े, लेकिन लोगों के लिए सरकार। लेकिन आवाज किसकी गूंजती थी? बाल ठाकरे। फिक्शन को जब फैक्ट में प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस होता था। सरकार फिल्म में कहते हैं कि नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। हाथ में रुद्राक्ष की माला, शेर की दहाड़ वाली तस्वीर और आवाज तानाशाह वाली। सब कुछ राजनीति नहीं थी। राजनीति को खारिज कर, सरकारों को खारिज कर, खुद को सरकार बनाने या मानने की ठसक थी, जिसके पीछे समाज की उन ताकतों का इस्तेमाल था जिसे पूंजी हमेशा हाशिए पर ढकेल देती है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे ने अपने जीवन में 3 प्रतिज्ञाएं की थी। एक प्रतिज्ञा ये थी कि वो कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा ये थी कि वो कभी किसी तरह का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा ये थी कि वो कभी कोई सरकारी पद हासिल नहीं करेंगे। सरकार से बाहर रहकर सरकार पर नियंत्रण रखना उनकी पहचान थी। हिंदू हृदय सम्राट। मुंबई के म्यूनिसिपैलिटी से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले पार्टी प्रदेश और देश की राजनीति के लिए इतनी अहम हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने सांसद भी बनाए और मेयर भी बनाए तो मुख्यमंत्री भी। मी मुंबईकर का नारा लगाकर मराठियों को जोड़ा और मी हिंदू की राजनीति कर हिंदू हृदय सम्राट कहलाने लगे। अंग्रेजी का मशहूर फ्रेज है, आइदर यू कैन एग्री और डिसएग्री बट यू कांट इग्नोर हिम। यानी आप सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस कुर्सी पर हम बैठते हैं वही हमारे लिए सिंहासन होता है। ये कथन बाला साहब ठाकरे के थे। गांधी नेहरू परिवार की राजनीति का विरोध किया, सोनिया के प्रधानमंत्री बनने का विरोध किया, पर जब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदेश लेकर ही सरकारी काम करते, योजना बनाते तो गर्व महसूस करते। ब्रिटिश राइटर के नाम से ठाकरे टाइटल लिया गया। 23 जनवरी 1926 को पुणे के सदाशिवपेट इलाके में गाडगिल रोड के पास एक घर हुआ करता था। अब वो नहीं है। इसी घर में केशव प्रबोधन ठाकरे और रामाबाई केशव ठाकरे के परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बाल ठाकरे। बाद में इसी बच्चे को दुनिया बाला साहब ठाकरे के नाम से जानने लगी। 5 बहनें, सुधा, पद्मा, सुशीला, सरला, संजीवनी और 4 भाई बाला साहेब, श्रीकांत, रमेश और राम भाई हरेन के साथ बचपन बेहद सादगी से गुजरा। पिता केशव प्रबोधन ठाकरे समाजसेवी और क्रांतिकारी लेखक थे। कहा जाता है कि ठाकरे टाइटल एक ब्रिटिश राइटर के नाम से लिया गया था। वे ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के पक्ष में लिखते और काम करते, जिसकी सजा उन्हें अक्सर मिलती रहती। अक्सर विरोधियों के हमले से घिरे रहते। हालांकि बाला साहब पर दलित विरोधी होने के आरोप भी लगे। पिता को अपने बात पर ऐसे हालात के बावजूद अपनी बात पर टिके रहने की वजह से प्रबोधन की टाइटल दी गई। बाला साहब पर बचपन से ही अपने पिता का प्रभाव था। भाइयों में सबसे बड़े होने की वजह से वो अपनी उम्र से ज्यादा समझदार समझे गए। सामाजिक व्यवस्था के बावजूद बाला साहब के पिता हर बच्चे की क्षमताओं का पूरा ख्याल रखते। पिता रोज नन्हे बाल ठाकरे को कार्टून का गुण सिखाते। जब बाल ठाकरे अच्छा स्केचिंग करने लगे तो पिता ने उन्हें स्याही और कुची लाकर दी। फिर ठाकरे की जिंदगी को दिशा मिल गई। पिता के डायरेक्शन में ठाकरे कार्टूनिस्ट बन रहे थे। इस बीच परिवार पुणे से मुंबई शिफ्ट हो गया। इतने बड़े परिवार को पालने के लिए पिता जद्दोजहद में लगे थे। बच्चे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। बाला साहब के भाई और राज ठाकरे के पिता श्रीकांत ठाकरे की संगीत में रुचि देखकर पिता ने उन्हें इसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया। देश आजादी की लड़ाई में जुटा था। मुंबई में भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी था। मराठी मानुस और नौकरियां। 1961 के दौर में मराठी प्रभुत्व वाले महाराष्ट्र में हर काम के लिए मराठी भाषकों की खोज हो रही थी। आकाशवाणी की बिल्डिंग के अंदर मराठी प्रोग्राम में मराठी भाषकों की कमी के चलते इस बिल्डिंग के अंदर कामकाज को बंद करना पड़ा। जब ये बात बाल ठाकरे को पता चली तो उन्होंने अपने मार्मिक के अंदर एक सीरीज चलाई। हर ऑफिस के अंदर काम करने वाले मराठी और गैर मराठियों की पूरी लिस्ट छपी, जिसका शीर्षक था, देखो और चुप बैठे रहो। सीरीज के टाइटल बदलते गए। बेरोजगारी मराठी युवक बाला साहब से जुड़ते गए। महाराष्ट्र में मराठी पहले का आंदोलन काफ़ी तेज हो गया। इस आंदोलन के जरिए बाला साहब मुंबई और महाराष्ट्र के हर घर पर पहुंच गए। मराठियों के लिए कुछ करने की मांग और इरादा आपस में मिल गए और शिवसेना की धुंधली तस्वीर उभरने लगी। राजनीति में एंट्री।
शिवसेना का पहला सियासी इम्तिहान ठाणे म्यूनिसिपल चुनाव में हुआ। शिवसेना ने इस चुनाव में 40 में से कुल 15 सीटों पर कब्जा जमा लिया। ये जीत शिवसेना के लिए एक बड़ा संकेत था। किड़गांव और दादर की जनता ने बाल ठाकरे पर भरोसा जताया। इस चुनाव के बाद बाल ठाकरे मराठियों के घोषित नेता बन चुके थे। शिवसेना के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुकाम था। 1985 से शिवसेना जो बीएमसी पर काबिज हुई, उसे आज तक खिला सकने में कोई कामयाब नहीं हो पाया था। महाराष्ट्र के निकायों में शिवसेना का वर्चस्व ही उसका सियासी भविष्य बन गया। साल 1989 में जब शिवसेना को लगने लगा कि राष्ट्रीय फलक पर छाना है तो किसी राष्ट्र पार्टी के साथ जुड़ना होगा, और उसने भाजपा का दामन थाम लिया। बाल ठाकरे के हिंदुत्व में जो प्रखरता और धार थी, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए मुफीद थी। उद्धव को बनाया उत्तराधिकारी, राज ठाकरे ने पकड़ी अलग राह। महाराष्ट्र की सियासत पर राज करने वाले बाल ठाकरे वक्त के साथ बदलती राजनीति को महसूस करने लगे। बूढ़े होते बाल ठाकरे अपनी आंखों के सामने अपने तिलिस्म को टूटते हुए दिख रहे थे, लेकिन सत्ता का मिजाज अब बदल चुका था। सियासत की विरासत सौंपने का संकट भी उनके सामने था। बाला साहब ठाकरे के दबाव के चलते उद्धव ठाकरे 2002 में बीएमसी चुनाव के जरिए राजनीति से जुड़े और बेहतरीन प्रदर्शन के बाद पार्टी में बाला साहब ठाकरे के बाद दूसरे नंबर पर प्रभावी होते चले गए। पार्टी में कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करते हुए जब कमान उद्धव को सौंपने के संकेत मिले तो पार्टी से संजय निरुपम जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किनारा कर लिया और कांग्रेस में चले गए। बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी माने जाने वाले भतीजे राज ठाकरे के बढ़ते कद के चलते उद्धव का संघर्ष भी खासा चर्चित रहा। और जब उद्धव को शिवसेना के कमान सौंपी गई, शिवसेना को सबसे बड़ा झटका लगा जब उनके भतीजे राज ठाकरे ने पार्टी छोड़कर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना दी। वहीं उद्धव ठाकरे पॉलिटिक्स में आने से पहले एक लेखक और फोटोग्राफर के तौर पर पहचान रखते थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।